तो आर्टिकल में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं साल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, क्या इससे हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, क्या इससे हमारा जो बीपी है वो बढ़ सकता है। इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइन इस प्रकार से होने वाली है। Indians need to have greater awareness about the long-term impact of untreated hypertension। सबसे पहले तो हाइपरटेंशन के बारे में लोगों को आप जागरूक करिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनने की ज़रूरत है। यदि हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो क्या होगा। साथ ही साथ डेंजर ऑफ एक्सेस डाइटरी साल्ट इनटेक, दो बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नमक की मात्रा को कंट्रोल करना है और दूसरी चीज़ ये है, यदि हाइपरटेंशन का इलाज नहीं किया जाएगा तो मुझे कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। ये दो चीज़ों के ऊपर हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल रिपोर्ट आई थी हाइपरटेंशन के ऊपर, जिसका टाइटल रखा गया था द रेस अगेंस्ट ए साइलेंट किलर। एक रिपोर्ट आई थी जो कि बताती है किसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन को यहाँ पर साइलेंट किलर के रूप में बोला गया है। ये रिपोर्ट आई थी सन 2023 में, तो WHO की तरफ से इसको रिलीज़ किया गया था। अपने आप में हाइपरटेंशन के ऊपर ये पहली रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका टाइटल रखा गया था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट ए साइलेंट किलर। इसमें इस बीमारी को साइलेंट किलर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है। हाई ब्लड प्रेशर के चलते चलते उनको कौन कौन सी समस्या जाती है इसके बारे में वो लोग बिल्कुल भी कहना चाहिए अवगत नहीं रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस बीमारी को क्या नाम दिया गया है, इस बीमारी को नाम दिया गया है साइलेंट किलर के रूप में। आगे यदि हम बात करें, हाइपरटेंशन की बीमारी के चलते चलते हमारा जो ब्लड प्रेशर है हाई हो जाता है। ठीक है, ये अपने आप में सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है हमारे देश में अर्ली डेथ्स का, मतलब टाइम से पहले लोगों की मृत्यु हो जाना। एंड अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10.8 मिलियन जो प्रिवेंटेबल डेथ हैं हर साल इसी के चलते चलते हो रही हैं पूरे विश्व भर में। कितनी डेथ? 10.8 मिलियन जाने जा रही हैं हाई ब्लड प्रेशर के चलते चलते एवरी ईयर। देखिए, अदर जितने भी रिस्क के फैक्टर हैं उनमें से कहीं ज़्यादा डेथ है इसके चलते चलते हो रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर के चलते चलते बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं। यदि हम अदर डेथ के सोर्सेज को देखें, जैसे कि कोई तंबाकू खा रहा है, किसी को हाई ब्लड शुगर है, लेकिन यदि किसी को बीपी की हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी की समस्या है, तो उसकी जान जाने का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। वहीं यदि हम बात करें ऐसे एडल्ट की संख्या जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, इनकी संख्या डबल हो गई है लास्ट, यदि हम 3 दशक की बात करें, 3 दशक की बात करें, मतलब यदि हम पिछले 30 साल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो एडल्ट लोग हैं उनकी संख्या डबल हो गई है और ये बढ़ कर के 1.3 बिलियन हो गई है यदि 1990 से यदि हम काउंट करते हैं। फिर यदि हम ग्लोबली एस्टिमेशन करें तो जो 46% एडल्ट ऐसे हैं जिसमें हाइपरटेंशन की बीमारी है और ये लोग जानते नहीं हैं कि उनको इस प्रकार की बीमारी है। एंड बोला जा रहा है कि 42% मरीज ऐसे हैं हाइपरटेंशन के जिनको डायग्नोज किया गया है एंड इनका ट्रीटमेंट किया गया है। मात्र 21% लोग ऐसे हैं, 21% एडल्ट ऐसे हैं। ठीक है, मतलब इसको आप कह सकते हैं हर 5 में से एक एडल्ट ऐसा है जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी है और इसको कंट्रोल की पोजीशन में हम देख रहे हैं कि भाई अंडर कंट्रोल वाली कंडीशन में। 5 में से एक को ही संभाल सकते हैं आप, बाकी 4 का आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ रिसर्च आई थी जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज़ ICMR INDAB की एक स्टडी है।
इसमें एस्टिमेशन लगाया गया है कि 311 मिलियन पीपुल ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है। मतलब 1 in every 3 एडल्ट, 3 में से हर एक को हाइपरटेंशन का लक्षण दिखाई देता है भारत में। यदि हम कंट्री की बात करें तो जो ऐसे एडल्ट जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है वो 3 गुना हो चुके हैं। मतलब जो हम एस्टिमेशन लगाए थे 101 मिलियन पीपुल्स का, इसका कितना गुना हो गया है? 3 गुना हो गया। इसलिए तो 311 मिलियन पीपुल्स यहाँ पर बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं कि WHO ने कितना बोला है कि आपको कितना नमक खाना चाहिए। हम हमारे देश में देखते हैं कि WHO कहता है कि भाई 5 ग्राम आप लीजिए, या फिर इससे ज़्यादा यदि आप ले रहे हैं तो आप कहना चाहिए नमक की जो मात्रा है वो ज़्यादा ले रहे हैं। ये वन ऑफ द की रिस्क फैक्टर माना जाता है हाइपरटेंशन का, ठीक, जिसके चलते चलते 2 मिलियन कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ डेथ होती है 2019 में। साल्ट के अलग अलग सोर्सेस हो, मतलब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग सोर्स है कि भाई किस में नमक की मात्रा कितनी है। जैसे कि यदि हम बात कर लेते हैं अलग अलग, जैसे कि कहीं पर है चिप्स है, कुरकुरे है, नमकीन है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें ज़्यादा मात्रा में हमको साल्ट देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये है हम खुद डेली भी साल्ट को इनटेक करते हैं सब्जी में नमक डाल करके। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का जो रिस्क है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 30%, एंड मोर्टेलिटी को आप 20% रिस्क, मोर्टेलिटी की रेट को 20% कम कर सकते हैं यदि आप नमक की मात्रा को कंट्रोल में रखते हैं। तो एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर के जो इंडियन एडल्ट्स हैं वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, एवरेज 8 से लेकर के 11 ग्राम साल्ट पर डे के हिसाब से हम लोग खाते हैं। मतलब WHO ने बोला है कि 5, लेकिन हम खा रहे हैं 11 या फिर 8, मतलब दुगना नमक हम खा रहे हैं। हाई साल्ट इनटेक यदि हम ले रहे हैं तो इसके चलते चलते 1,75,000 डेथ होती है इंडिया में, ऐसा यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है। अब ये जो हाइपरटेंशन की जो बीमारी है, ठीक है, ये किसी एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। जैसे कि दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर पीपल सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम, इसने 50 हेल्थ कैंपस स्थापित करे थे 5 अलग अलग जगह में, दिल्ली और गुड़गांव में, सन 2023 की से लेकर के 2024 के बीच में ये अध्ययन किया गया था। और इसमें लगभग 12,000 लोग शामिल किए गए थे। इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ड्राइवर हैं, ठीक है। मतलब हम ऑल जो लो इनकम ग्रुप्स है वहाँ से लोगों को उठाए हैं। अब बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा नंबर ऐसा है लोगों का, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज कैंपस। पहली बार कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि लोग कह रहे हैं हमने पहली बार इस प्रकार का कोई टेस्ट कराया है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं गैप हमको दिखाई दे रहा है। भाई लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है, बीमारी का डिटेक्शन नहीं किया जा रहा है और ना ही इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, पार्टिकुलरली इस प्रकार के गरीब एरिया में। वहीं इंडिया की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा है कि भाई 75 मिलियन जो पीपल है, ठीक है, हाइपरटेंशन से या फिर कहना चाहिए हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ऑन स्टैंडर्ड केयर बाय 2025, इतने लोगों का इलाज यहाँ पर किया जाना है, ये टारगेट हमने रखे। वहीं यदि हम बात करें इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है यहाँ पर। मतलब हाइपरटेंशन कंट्रोल जो इनिशिएटिव है इस एडिटोरियल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, WHO, इंडिया,
एंड अदर पार्टनर मिलकर के काम कर रहे हैं। इसकी स्थापना करी गई थी नवंबर 2017 में। 5 स्टेट उठाए गए थे, उसमें से 25 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया गया था। IHCI प्रोग्राम के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर 5 सिंपल और स्केलेबल स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर के माध्यम से। मतलब यहाँ पर गांव के जो छोटे मोटे अस्पताल रहते हैं ना, वहाँ से चीज़ें शुरू करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। इसके अंतर्गत जो ड्रग्स दिया जा रहा है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। डोज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किया जाएगा प्राइमरी केयर सेटिंग के हिसाब से। इसके अलावा ये फोकस करता है ड्रग सप्लाई चेन को कैसे करके हम मजबूत कर सकते हैं, ताकि कहीं किसी एरिया में गोली दवाई की कमी ना जाए हाइपरटेंशन की बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम फोरकास्टिंग करते हैं ड्रग्स बेस्ड ऑन मॉर्बिडिटी। लक्षण के हिसाब से हम ड्रग्स का निर्धारित कर रहे हैं कि भाई कौन सी गोली दवाई हमको देना चाहिए। साथ ही साथ हम इंश्योर करते हैं एडिक्वेट बजट एलोकेशन को, सालाना कितना पैसा हमको खर्चा करना पड़ेगा ताकि हम परचेज कर सकें हाइपरटेंशन मेडिकेशन को। बोला जाता है ये जो IHCI प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर हमको टीम बेस्ड काम और डिसेंट्रलाइज केयर स्कीम देखने को मिलती है। मतलब अतिरिक्त में यदि हम देखें, कंपोनेंट टू मेक हेल्थ सर्विस पेशेंट सेंट्रिक बाय मेजर्स सच एज डिस्पेंसिंग ऑफ 30 days ऑफ मेडिसिन इन एवरी पेशेंट विजिट आर पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। 30 days ऑफ मेडिसिन इन एवरी पेशेंट विजिट। बोला जा रहा है कि भाई जो है आपको 30 दिन की गोली दवाई दी जाती है, इसके बाद आप फिर से जाइए गोली दवाई लेने के लिए। इसमें यूज़ किया गया है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ताकि प्रोग्राम की मॉनिटरिंग हम कर सकें। अब हम बात कर रहे हैं, लगभग 6 साल हो चुके हैं IHCI इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन की, एंड बोला जा रहा है इसका रिजल्ट किस प्रकार से रहा है। यहाँ पर 2 मेजर प्रोग्रामेटिक लर्निंग हमको प्राप्त हुई है। पहले नंबर की बात यह है, हम सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेकर के आए हैं। साधारण इलाज करिए, बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा महंगा इलाज देने की हमको ज़रूरत नहीं है। सेकेंड नंबर की जो चीज़ है वो है प्रोग्राम मॉनिटरिंग को और भी ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसके माध्यम से, और इसीलिए कहते हैं कि IHCI प्रोग्राम को 2022 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। फिर IHCI प्रोग्राम को एक्सपांडेड किया गया था 140 प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में सन 2023 में। पहले 20 जिले शामिल हुए थे, अब बढ़ा करके 140 प्लस डिस्ट्रिक्ट हम कर दिए हैं। ठीक है, यदि किसी भी पॉपुलेशन का BP कंट्रोल में रह रहा है, इसका क्या मतलब है, 76 मिलियन कार्डियोवास्कुलर डेथ, 450 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। 450 मिलियन जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैं, इतने सारे जो साल हैं आपकी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स के रूप में गिने जा रहे हैं, ये कम कर सकते हैं। 76 मिलियन हृदय आघात के चलते चलते जो डेथ हो रही उसको आप रोक सकते हैं। हार्ट अटैक के कारण जो डेथ हो रही उसको रोक सकते हैं। यदि कोई भी कंट्री इंटरवेंशन के साथ में मोबिलाइज करती है टू अचीव द गोल ऑफ 50% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन कंट्रोल बाय 2050, ठीक है, यदि बढ़िया से इंटरवेंशन करे, मोबिलाइज करे, ताकि वो गोल को अचीव कर सके कि भाई 50% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है हमको सन 2050 तक। एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 4.6 मिलियन डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है इंडिया में सन 2040 तक, यदि हाफ द हाइपरटेंशन पॉपुलेशन हैज़ इट्स ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। आधी जनसंख्या का भी यदि आप BP को कंट्रोल में कर देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है 4.6 मिलियन जो डेथ हो रही हैं इनको आप रोक सकते हैं। आगे बात करी जाती है कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता
फैलाना है कि भाई इसका लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है यदि हम हाइपरटेंशन का इलाज नहीं कराते हैं। हाई बीपी किस प्रकार से इंटायर जो वस्कुलर सिस्टम है, हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड आइज़ को प्रभावित कर सकता है। सेकेंड नंबर की चीज़ हम कर सकते हैं, हमको एविडेंस बेस्ड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन में बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे कि IHCI प्रोग्राम के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तीसरे नंबर की बात यह है, हमें हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरवेंशन करना है आर ऑफन टारगेटेड ऑन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पर कुछ नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर भी रहते हैं, जैसे कि फैमिली की हिस्ट्री कैसी है, यदि किसी व्यक्ति की एज 65 से ऊपर हो गई है, कुछ प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी है, किडनी पहले से ही ख़राब है। इसका मतलब ये है आप हाइपरटेंशन के और भी ज़्यादा करीब हैं, मतलब हाइपरटेंशन की बीमारी आपको हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी से कुछ ना कुछ अंग आपके ख़राब चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी हाई बर्डन से गुजर रहा है इस प्रकार की नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर के चलते चलते। आगे फोर्थ नंबर में जो प्रयास किए जाने की ज़रूरत है वो क्या है, वो ऐसा है कि जो डाइटरी साल्ट कंजप्शन है उसको आप कम करिए। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है, जैसे कि SHAKE शेक द साल्ट हैबिट। ये WHO की हार्ट्स स्ट्रेटजी के अंतर्गत चालू किया गया था। हार्ट्स स्टडी मतलब HEARTS स्ट्रेटजी के अंतर्गत ये प्रोग्राम लाया गया था। शेक प्रोग्राम के अंतर्गत हम 5 अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। पहले नंबर की बात यह है, हम कितना साल्ट यूज़ कर रहे हैं इसकी आपको मॉनिटरिंग करना है। साथ ही साथ में इंडस्ट्री को आप बोलिए कि आप प्रमोट करिए, रीफॉर्मुलेट करिए अपने फूड्स को, मील्स को, ताकि आप कम से कम नमक डाल सकें। अगला जो प्रयास किया जा सकता है भाई, मार्केटिंग के दौरान में स्टैंडर्ड किस्म की लेबलिंग होना चाहिए। एक और जो प्रयास किया जा सकता है वो है नॉलेज, एजुकेट एंड कम्युनिकेट टू एम्पावर इंडिविजुअल टू ईट लेस साल्ट। लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों के साथ में संवाद करना है कि आप कम से कम नमक का इस्तेमाल करिए। इन्वायरमेंटल सपोर्ट की बात करें, ठीक है, इन्वायरमेंटल सपोर्ट भी है जिससे हेल्दी ईटिंग हमारी जुड़ी हुई है। फिफ्थ नंबर की बात जो है वो है लाइफ स्टाइल डिसीज़ डिमांड मल्टी सेक्टरल एक्शन। अलग अलग सेक्टर्स की भी यहाँ पर योगदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2017 में इंडिया ने डेवलप किया था एंड अप्रूव किया था मल्टी सेक्टरल प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये प्रोग्राम हम सन 2017 में लेकर आए थे। ठीक है, इस प्रकार के प्रोग्राम को हमको फिर से रिविज़िट करने की ज़रूरत है। छठवें नंबर का जो काम है वो क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षित करिए, उनको बताइए पिकल, ब्रेड, नमकीन, पापड़, इन सब को खाने से नमक कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे 7वें नंबर में जो काम किया जा सकता है वो है, ठीक है, फूड रेगुलेशन को आप मजबूती से लागू करवाइए। इसके चलते चलते बहुत सारी जो डिसीज़ हैं उनको आप रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्थ सर्विस के ऊपर जो बर्डन आ रहा है उसको, मतलब हाई शुगर, हाई फैट वाले जो फूड हैं, पैकेज्ड प्रोडक्ट हैं, इनको आप बोलिए कि भाई नमक कम करिए। एकदम से तो बंद करने के लिए नहीं बोला जा सकता, तो आप इनको बोल सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट में नमक की मात्रा कम मिलाइए। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि आपको बीपी का चेकअप रेगुलर कराते रहना पड़ेगा। पब्लिक प्लेसेस में जैसे कि मॉल है, शॉप है, फार्मेसीज़ हैं, जहाँ पर लोग जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी बीपी मेजरमेंट की व्यवस्था होना चाहिए। या तो ये फ्री रहेगी या फिर बहुत कम एफोर्डेबल चार्जेस में ये व्यवस्था होना चाहिए। प्रत्येक ऑफिस में, प्रत्येक वर्क प्लेस में, ठीक है, यहाँ पर फंक्शनल बीपी अपार्चर्स होना चाहिए एंड एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू चेक देयर बीपी रेगुलरली। बीपी अपार्चर्स की व्यवस्था करी जा सकती है। बीपी नापने के लिए जो सिस्टम की ज़रूरत है वो व्यवस्था कोई कंपनी अवेलेबल करा सकती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए।